So today's question is, would a writ petition maintainable under Article 32 against the order of Supreme Court itself? क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के आदेश के खिलाफ क्या हम रिट फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये एक प्रश्न है। इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इस सिलसिले में कुछ केस लॉज हैं। तो सबसे पहले एक झारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस लॉ है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है। आंसर इज, लेट मी टेल यू द आंसर इज नो। लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है। कभी सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यही तो फायदा होता है कि दे आर नॉट बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जजेस आर नॉट बाउंड, इज नॉट बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ इटसेल्फ। आज मैंने बोला कि एक्स होना चाहिए, कल मैं फैक्ट्स को अगर कुछ चेंजेस होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो नहीं, एक्स की जगह वाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है दैट वी हैव टू कीप ओवर इन माइंड। तो एक केस था झारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है इधर। इस केस में क्या हुआ था कि जो पिटिशनर था उसने एक रिट पिटिशन फाइल करी थी। रिट पिटिशन ऑफ मैंडाबस थी, विच बेसिकली सॉट अ डायरेक्शन फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान कि भाई जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश को जो है इफेक्ट ना करे, उस आदेश को एग्जीक्यूट ना करे। बेसिकली हुआ क्या था कि इसके अंदर जो पटिशनर था ही वाज कन्विक्टेड। उसके कन्विक्शन के बाद क्या हुआ कि उसने एक एसएलपी लगाई। एसएलपी में भी हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन एसएलपी। देन अगेंस्ट द एसएलपी ही फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन, ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन रिव्यू पिटिशन आल्सो। अब भाई मरता ना मरता तो क्या करता है, उसने क्या किया, रिट पिटिशन लगाई अंडर आर्टिकल 32। अब सजा तो होनी है क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। स्टेट को तो अपनी ये जो सजा है उसको देनी पड़ेगी, बिकॉज दे दे हैव टू परफॉर्म एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जब रेट लगाई, बड़ा ही बहुत मतलब अजीब दिमाग लगाया कि ठीक है, एक काम करते हैं, चला स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ ही हम लोग जो है रेट लगा देते हैं कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करे। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, इट वाज इलीगल। ठीक है। उसकी लीगलिटी और इलीगलिटी में जाएंगे तो बहुत बड़ा केस, पूरा जो केस है वो पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, भैया जब तुम्हारी रिव्यू एसएलपी जो अलाउ नहीं हुई, रिव्यू पिटिशन अलाउ नहीं हुई, तो उसके बाद आप रिट पिटिशन में अंडर आर्टिकल 32 नहीं आ सकते हो। वेयर स्पेशली पिटिशन इज असाइंड टू द जजेस सिटिंग इन अ बेंच, दे कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट एंड देयर इज अ फाइनलिटी टू देयर जजमेंट। उनका ऑर्डर में कहीं ना कहीं तो फाइनलिटी आनी पड़े, लेके आनी पड़ेगी, विच कैन नॉट बी अपसेट इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू अ रिट डायरेक्शन और ऑर्डर टू इटसेल्फ in respect of any judicial proceedings, and the judges constituting the bench are not amenable to this jurisdiction of the court। कहने का मतलब ये था कि अगर स्पेशल लीव पिटीशन किसी जज को असाइन करी गई है तो बेसिकली वो जज नहीं है, इट ही इज सुप्रीम कोर्ट, और उसके जजमेंट को कहीं ना कहीं तो फाइनलिटी देनी पड़ेगी। अब ये बात ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट अगेंस्ट इटसेल्फ। तो जब एसएलपी आपकी डिसमिस होगी, रिव्यू पिटीशन डिसमिस होगी, तो आप वापस आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन लेके नहीं आ सकते हो। ऐसी एक मैटर था ये 1966 का, नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इन केस इफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिस इज इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर, इन दैट केस अ रिट पिटिशन कैन नॉट बी अलाउड। इसमें क्या बोला गया था, इसमें क्वेश्चन ये था कि नो रिट ऑफ सर्जरी अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर। The question that arose for consideration before the Supreme Court was whether a writ petition under Article 32 would lie if judicial order violated the fundamental rights of a citizen। क्या writ petition under Article 32 will it succeed if judicial order violated the fundamental right of a citizen? तो नरेश श्रीधर राजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द पिटिशनर वाज डायरेक्टेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट नॉट टू रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ अ केस।
The petitioner filed a petition under Article 32 of the Constitution on the ground that the order of the High Court violated his right under Article 19(1)(a) and 19(1)(g, मीन्स फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है। तो उसके अलावा अगर कोई भी जजमेंट किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ रिट में नहीं जा सकते हो। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। इस केस में क्या हुआ था, दी रेस्पोंडेंट जो था ही फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पिटिशनर। वो पिटिशनर साहब कौन थे? ए आर रहमान, ए ए आर एंटुले। इस केस में क्या हुआ था, ए आर एंटुले जो था ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र इन प्रोसीडिंग्स। और जो ए आर एंटुले साहब के पास के खिलाफ करप्शन चार्जेस लगे थे, और उस जब वो करप्शन चार्जेस के ट्रायल हो रहा था तो वहां से क्या निकला, एक 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डेट द केस भी ट्रांस। तो बेसिकली क्या होता है, जो करप्शन वाले मैटर्स होते हैं वो स्पेशल कोर्ट में जाते हैं हियरिंग के लिए। तो कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ प्रोसीडिंग्स जो है स्पेशल कोर्ट में, उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में हुई, फिर कुछ प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में आई। तो ऐसे एक पूरी चेन ऊपर नीचे हुई। फाइनली क्या हुआ, जब मैटर जब अपने पास सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट से सारे के सारे मैटर को विड्रॉ किया और किसको भेज दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट को भेज दिया, भाई इसको फ्रेश तरीके से इसका जो है ट्रायल चालू करो। अब मैटर कहाँ पे चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा। उसके बाद क्या किया, जो हमारे मिस्टर ए आर एंतुले साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई अब पहले तो मेरा मैटर कहाँ पे था, स्पेशल कोर्ट में था। अगर वहां पे मैं अगर केस को हारता तो उसके बाद मेरा मैटर कहाँ जाता, हाई कोर्ट में जाता। तो मेरी एक राइट ऑफ अपील तो खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो क्या करा, फिर उसमें क्या हुआ, ए आर एंतुले साहब क्या थे, उन्होंने फिर एक एसएलपी लगाया। उस एसएलपी में कोर्ट ने क्या बोला कि द लार्जर बेंच केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्लियर ऑर्डर, जहां उस ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जिसमें जो क्या बोलते हैं, केस को विड्रॉ करके बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया गया था। उन्होंने ये बोला कि वो जो ऑर्डर था इट वाज विदाउट ज्यूरिडिक्शन, इट वाज पर इंक्यूरियम एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। The court further held that whenever such an error was pointed out, it was the duty of the court to correct the same, as no one should be prejudiced by the act of the court. तो ए आर रहमान के केस के अंदर वही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक बार हमने अगर ऑर्डर पास किया तो उसके खिलाफ अगर वो ऑर्डर गलत था तो हम वापस उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। तो रिट पिटिशन वाज अलाउड अगेंस्ट व्हेन द एसएलपी वाज डिसमिस्ड। सो उसके बाद क्या हुआ कि जो क्यूरिटी पिटिशन का भी मैटर आ गया, सॉल्व कैसे करना है। अब क्यूरिटी पिटिशन फाइल कैसे होगी, क्यूरिटी पिटिशन फाइल होगी एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 48 में क्यूरिटी पिटिशन के बारे में लिखा गया है, और कहाँ से डिवाइस हुआ था, ये रूपा अशोक वर्सेस अशोक के केस से डिवाइस हुआ था। ये क्यूरिटी पिटिशन का कहीं कोई लॉ नहीं है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। ये 100% कंप्लीटली डिवाइस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्यूरिटी पिटिशन का जो मेथड है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निकाला ये, रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में 1997 में केस फाइल हुआ था, उसका डिसीजन शायद 2002 में आया था। तो क्यूरिटी पिटिशन और रिव्यू पिटिशन बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल इट वुड बी डिसमिस बाय सर्कुलेशन, जैसे कि रिव्यू पिटिशन सर्कुलेशन से डिसमिस होती है। इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, इसमें ये एक स्टेटमेंट देनी है कि दैट द ग्राउंड्स मेंशन इन द रिव्यू पिटिशन हैज बीन टेकन इनटू दिस क्यूरिटी पिटिशन एंड इट वाज डिसमिस बाय द सर्कुलेशन। इसमें जैसे सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगा होता है, ऐसी रिव्यू पिटिशन में भी सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट चाहिए, इसी तरीके से क्यूरिटी पिटिशन में भी चाहिए। एक जो नई चीज़ है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसमें सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट चाहिए विच विल स्टेट दैट द रिक्वायरमेंट्स डिलिनेटेड इन दिस, ये जो केस है वो सभी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर एडवोकेट चाहिए, अदरवाइज आपकी क्यूरिटी पिटिशन जो है लिस्ट नहीं होगी। चौथा क्या था, सर्टिफिकेट फ्रॉम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट सिक्योरिटी पिटिशन इन द इम्प्यूग्न ऑर्डर। इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, बट इट शुड बी फाइल्ड विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड।
ये कहाँ पे लिस्ट होगी? 3 सीनियर मोस्ट जजेस के सामने एंड द जजेस हु पास द जजमेंट कंप्लेंट, जिसके अगेंस्ट में हम जो क्यूरिटी पिटिशन लेके आ रहे हैं। अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, ये कैसे डिस्पोज ऑफ होगी? बाय सर्कुलेशन, जैसे आपकी रिव्यू पिटिशन सर्कुलेशन होती है, इसमें कोई ओरल आर्गूमेंट नहीं लिए जाते, बट पिटिशनर चाहे तो एडिशनल आर्गूमेंट सप्लीमेंट कर सकता है अपना इसके अंदर। अगर बेंच को लगता है कि क्यूरिटी पिटिशन नीड्स हियरिंग, तो उस केस में इसको सेम बेंच के सामने लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी भी टाइम पे कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये पिटिशन विदाउट मेरिट है या वेक्सेटियस है, तो भैया एग्जाम्पली कोर्स के लिए भी तैयार हो जाओ। तो रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन बहुत सिमिलर है। ओनली डिफरेंस इज सर्टिफिकेट फ्रॉम द सीनियर एडवोकेट। नंबर टू, दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दिस इज इट इज फाइल्ड आफ्टर रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस्ड बाय सर्कुलेशन। नंबर थ्री, इसमें कॉस्ट का भी प्रोविजन है। इफ इट इज फाउंड विदाउट मेरिट एंड वेक्सेटियस, एग्जाम्पली कॉस्ट लग सकती है आपको। लिमिटेशन पीरियड से रिव्यू पिटिशन में 30 डेज का होता है, यहाँ पे विद इन रीजनेबल टाइम लिखा हुआ है। अब वो जो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे आपकी क्यूरिटी पिटिशन जो है इट विल फॉल, वो ग्राउंड्स आपके इस, ये जो केस है ना, रूपा अशोक वर्रा वसी अशोक वर्रा, बहुत लंबा केस है, पूरे 2 घंटे चाहिए समझने के लिए। कुछ ग्राउंड्स थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किए थे किस किस बेस पे आपका ये क्यूरिटी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। पहला केस, पहला ये था कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में क्यूरिटी पिटिशन विल फाइल है। वो कैसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति का किसी केस से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उस केस का जजमेंट उस व्यक्ति को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो इस केस के अंदर क्यूरिटी पिटिशन वो व्यक्ति लेके आ सकता है। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई व्यक्ति का केस से मतलब है, ही इज अ पार्टी टू द केस बट नोटिस हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम, और केस की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रही एज इफ द नोटिस वाज सर्व टू हिम, तो उस केस के अंदर भी क्या है कि उस व्यक्ति को एक मौका नहीं मिला कि अपने आप को अपना पक्ष रख सके केस कोर्ट के सामने, तो उस केस में भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जाएगा। तीसरा है कि अगर कोई जज जो अपना केस है, केस का जो विषय वस्तु है, जो मैटर है, उससे अगर अपने आप को लिंक करता है, उसका इंटरेस्ट है उस मैटर के अंदर, या पार्टीज को कुछ इस तरह से पार्टी को कुछ इस तरह का संदेह है कि यस जो उसका जजमेंट है बाइस है, तो उस केस के अंदर भी जो क्यूरिटी पिटिशन विल फॉल। दूसरा है, अगर बाद में अगर पता चला कि भाई जज जो जज साहब उनका तो पर्सनल इंटरेस्ट था केस के अंदर और उन्होंने पहले अपने आप को जो है इसको डिस्क्लोज नहीं किया, उस केस में भी आपकी क्यूरिटी पिटिशन जो है फॉल कर सकती है। तो यही चार पांच चीजें हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिसके बेस पे क्यूरिटी पिटिशन फाइल करेगी। बट इसमें क्यूरिटी पिटिशन के फॉर्मेट्स वगैरह अलग है, वो डेट इज अ सेपरेट थिंग। बट क्यूरिटी पिटिशन में जो दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ऑर्डर 48 याद करके रखना है, ये केस का डिटेल याद करके रखना है, कब आया था, 10 अप्रैल 2002 को आया था। रिट पिटिशन सिविल नंबर याद रखनी है, सीनियर एडवोकेट का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, एओआर का सर्टिफिकेट हो गया, 3 सीनियर मोस्ट जजेस एंड हु पास द जजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, विदाउट एनी ओरल हियरिंग, एडिशनल आर्गूमेंट को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बेंच को लगता है कि इसकी इट नीड्स हियरिंग, तो लिस्ट हो जाएगी। और अगर विदाउट मेरिट या वेक्सेटियस है, तो एग्जाम्पल कोर्स के लिए भी तैयार हो जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।